हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पिता सिंह। मैंने रिसेंटली 4 बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, IBPS PO एंड क्लर्क एंड RRB PO एंड क्लर्क। एग्ज़ाम्स तो सभी देते हैं, सिलेबस सबके लिए सेम होता है, एग्ज़ाम की टाइमलाइन सबके लिए सेम होती है, बट आपको जो चीज़ दूसरों से अलग करती है वो होती है स्ट्रैटेजी और सही प्लानिंग। सो अब मैं आपको अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बताऊंगी और बताऊंगी कि मेरे लिए कौन सी चीज़ें सही थी एंड कौन सी चीज़ें गलत थी। सो आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? लेट्स रिवाइंड टू एग्ज़ाम डे। नाइट बिफोर द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या होता है कि क्योंकि हमने अपनी जो प्रिपरेशन होती है वो हमने पूरे साल की होती है एंड हम उसे एक दिन का वेट कर रहे होते हैं कि कब वो दिन आएगा जब हम एग्ज़ाम देंगे। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे टाइप के थॉट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं एक तरफ तो मैं सोचती थी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगी, देन मैं ऐसा सोचती थी कि अगर नहीं कर पाई तो क्या करूँगी। तो ये जो थॉट्स होती हैं ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो मेरा अप्रोच ये रहता था कि मैं ट्राई करूँ कि ऐसी चीज़ें, अगर मुझे कुछ पढ़ना भी है तो मैं सिर्फ ऐसी चीज़ें पढूँ जो मुझे ऑलरेडी अच्छे से आती हैं, रिविज़न हो, ताकि मैं ऐसी अप्रोच नहीं फॉलो करती हूँ कि मुझे एग्ज़ाम के एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिलैक्स करना है। वो अप्रोच मेरे लिए समटाइम्स वर्क करती है, समटाइम्स नहीं करती। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है तो वो मैं कर लेती हूँ। एंड IBPS PO एग्ज़ाम से पहले आई रिमेंबर मुझे उस मंथ का जो करंट अफेयर्स था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, तो मैंने उसका रिविज़न कर लिया था। मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम। तो जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो फाइनली जब वो दिन आता है जब एक्चुअल में हमें वो चीज़ फेस करनी होती है जिसके लिए हम पिछले पूरे 1 साल हमने मेहनत की है। कुछ लोगों के लिए वो ड्यूरेशन 1 साल होता है, कुछ लोगों के लिए 2 साल होता है, 3 साल होता है, सबका अलग अलग होता है। तो जब फाइनली वो दिन आता है तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। एंड मैं इस प्रेशर को कैसे हैंडल करती थी। मैं जब मुझे एग्ज़ाम सेंटर के लिए लीव करना होता था तो मैं उससे बस थोड़ी देर पहले ही सो के उठती थी ताकि मुझे ज़्यादा ओवरथिंक करने का टाइम ही ना मिले। एंड मेरी बहुत ज़्यादा आदत है कि मैं मतलब बार बार चेक करती हूँ कि मैंने एडमिट कार्ड रखा या नहीं रखा, मैंने अपना ID प्रूफ रखा या नहीं रखा। तो मैं वो सारे ही एग्ज़ाम्स में करती थी। तो उसी तरह से मैंने बार बार 2-3 बार जाने से पहले चेक कर लिया। एंड मेरे साथ ऐसा है कि जब भी ऐसा कोई मतलब कुछ भी ऐसा इवेंट होने वाला होता है जैसे एग्ज़ाम है या कुछ भी जहाँ पे मुझे परफॉर्म करना है, मैं बिल्कुल भी खा नहीं पाती हूँ। तो मैं सुबह से फिर मैं कुछ नहीं खाती हूँ एंड फिर उसके बाद फाइनली जब मैं एग्ज़ाम सेंटर मतलब जाती हूँ और अपना एग्ज़ाम फेस करती हूँ उसके बाद ही मैं फिर रिलीव्ड फील कर पाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नर्वस रहना है, एकदम एंग्शियस रहना है। इट जस्ट मीन्स कि मेरे लिए फोकस करना ईजी होता है अगर मैं किसी भी और चीज़ में दिमाग नहीं लगाती हूँ। रीचिंग द एग्ज़ाम सेंटर। तो जब मैं घर से एग्ज़ाम के लिए निकलती हूँ यूजुअली मैं अकेले ही जाती थी। एंड उस दिन जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँची तो मेरी क्या आदत है कि मैं बिकॉज़ एग्ज़ाम को लेके थोड़ी सी कॉन्शियस होती हूँ कि मुझे लेट नहीं होना है। तो इस वजह से मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं मैं सारे एग्ज़ाम्स में टाइम से बहुत पहले पहुँच जाती थी। एंड सेम इस एग्ज़ाम में भी हुआ कि मैं टाइम से बहुत पहले पहुँच गई थी। एंड मोस्टली जब एग्ज़ाम सेंटर पहुँचो तो वहाँ पे ऐसा रश रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। बट मैं कभी भी एग्ज़ाम से पहले किसी भी कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज नहीं होती थी क्योंकि मैं एग्ज़ाम को लेके थोड़ी सी एंग्शियस होती हूँ। तो इसलिए मैं ट्राई करती थी कि अगर मैं किसी से भी बात करूँगी एंड वो ऐसा कोई पॉइंट बोलेंगे जो मैंने नहीं पढ़ा हो तो मुझे ऐसे लगने लगेगा कि मैंने नहीं पढ़ा। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं किसी भी कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज ना करूँ। मेरा जो फोकस है वो सिर्फ यही रहे कि मुझे आज जाके अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करना है। तो एग्ज़ाम सेंटर में यूजुअली जाते ही हमारी मतलब बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं। देन उसके बाद हमारा बायोमेट्रिक हुआ।
उसके बाद जब मैं अंदर गई एंड जब मैं सामने बैठी वहाँ पे सिस्टम के, तो ऐसा लगा कि फाइनली दैट मोमेंट हैज़ कम जिसका मैं इतने दिन से वेट कर रही हूँ, या जिस दिन के लिए मैं इतने दिन से प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं सेंटर पे यूजुअली रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटे पहले पहुँच जाती थी, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है एंड मैं ऐसी कोई भी सिचुएशन अवॉइड करना चाहती थी कि ट्रैफिक में फंस जाऊं या ऐसा कुछ भी हो उसकी वजह से पैनिक हो लास्ट मोमेंट पे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी एग्ज़ाम सेंटर पहले से, अगर आपको नहीं पता है, आप नई जगह पे गए हो, तो आप पहले से लोकेट करो, या आप अगर किसी को जानते हो जिससे आप बोल सको कि लोकेट करे, एंड आपको उस लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए एंड आप ऑन टाइम पहुँचो ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई भी ऐसा पैनिक ना हो। एग्ज़ाम सेंटर पे जब मैं पहुंची, उसके बाद जब मैं फाइनली अपने सिस्टम पे बैठ गई अपनी सीट पे, तो मैंने सबसे पहले चेक किया कि मेरा जो माउस है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिकॉज़ अगर एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद कोई इशू होगा तो फिर उससे मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो मैं ये आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स स्पेशली जब देते हैं तो आप एक बार वहाँ पे बैठ के अपना सिस्टम चेक कर लो कि सारी जो भी हैं वो वर्किंग है या नहीं है, कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग, सो दैट लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना हो। गेटिंग द क्वेश्चन पेपर, तो जब हम फाइनली अपने सिस्टम पे बैठते हैं और चेक कर लेते हैं कि माउस वगैरह सब सही से काम कर रहा है, देन उसके बाद हमारा साइन वगैरह होता है अटेंडेंस शीट पे। देन थोड़ी देर बाद जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो उस पर एक टाइमर चल रहा होता है एंड वो डिपेंड करता है कि आप कितने देर पहले गए हो। तो जब मैं गई थी तो उस पर 45 मिनट्स का टाइमर चल रहा था एंड अभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 45 मिनट्स थे। तो पहले तो मुझे लगा कि इतनी देर बैठे रहेंगे, बोर होंगे ऐसा, बट देन मैंने सोचा अभी अगर ये सोचूंगी कि बोर होंगी तो फिर एग्ज़ाम पे फोकस नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने माइंड में कुछ जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी वो मैंने रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, लाइक स्क्वायर्स, क्यूब्स। इस तरह से मैंने अपने आप को उस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड रखा, वरना अगर मैं उन 45 मिनट्स में मैं आसपास देखती तो मैं डिस्ट्रैक्शन की वजह से मेरा पेपर अफेक्ट हो सकता था। एंड यूजुअली क्योंकि मैं एग्ज़ाम पे पहले ही पहुंच जाती थी एंड यूजुअली मेरा जो टाइमर होता था वो 45 मिनट्स ही शो होता था। उसके बाद जब 45 मिनट्स ओवर हो जाते हैं उसके बाद फिर एक लॉगिन होता है एंड पेपर आने से जस्ट पहले भी एक 7-8 मिनट का टाइमर होता है। तो फिर वो वाला जब टाइमर चल रहा होता है तो वो एक ऐसा टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, क्योंकि अब वो टाइम होता है जब पेपर फाइनली सामने आ जाएगा एंड वी हैव टू परफॉर्म नाउ। तो अब मैं आपको प्री एग्ज़ाम का एक पेपर सॉल्व करके दिखाती हूँ कि मैं कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करती थी एग्ज़ाम टाइम में। तो सबसे पहला सेक्शन जो हमारे सामने आता है प्री एग्ज़ाम में यूजुअली वो इंग्लिश सेक्शन होता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे आप देखो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस हैं ये 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं इंग्लिश सेक्शन में जो भी 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस होते थे जहाँ पे 1 लाइन पढ़ के हमें पता चल जाता था इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या वोकैब बेस्ड जो क्वेश्चंस होते थे वो मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करती थी। एंड जो थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस होते थे लाइक पैराजम्बल्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैं इन क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि इन क्वेश्चंस में टाइम भी लगता है एंड कुछ श्योरिटी भी नहीं होती है कि हम इन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर कि जो चीज़ें हमें आती हैं हम उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लें एंड देन उसके बाद हम उस चीज़ पे मूव करें जिसमें हमें श्योरिटी नहीं है। बट मेक श्योर कि आप अपनी स्पीड मॉक टेस्ट जब देते हो तभी बिल्ड कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि आपका इंग्लिश सेक्शन या जो आपने चीज़ें लास्ट के लिए छोड़ी हुई हैं वो चीज़ें आपकी स्किप हो जाएं। मेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन में मोस्टली जो अप्रोच होता है वो यही होता है कि आप पहले उन चीज़ों को अटेम्प्ट करिए जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं। लाइक मैं मेंस एग्ज़ाम के लिए भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें लास्ट में अटेम्प्ट करिए, बिकॉज वो टाइम टेकिंग होता है एंड टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की वजह से आपके जो ईजी एंड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप ईजिली कर सकते हो वो क्वेश्चंस स्किप हो सकते हैं। सो इंग्लिश सेक्शन में प्री एंड मेंस में दोनों में आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप आरसी और पैराजम्बल्स बाद में अटेम्प्ट करो एंड जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं आप उन्हें पहले अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट जो आपके सामने सेक्शन आता है वो क्वांट्स का होता है।
सो अगर आपने मॉक टेस्ट में इनफ प्रैक्टिस की है तो आपको क्वांट सेक्शन में पता होगा कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है एंड क्या चीज़ आपको स्किप करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं क्वांट सेक्शन में सबसे पहले नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी। फॉर एग्जांपल अगर ये पेपर मेरे सामने होगा तो मैं इसमें ये जो 31 to 35 क्वेश्चंस हैं मैं इन्हें स्किप करूँगी। ओके उसके बाद यहाँ पे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, मैं इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली अटेम्प्ट करूँगी बिकॉज इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है एंड अगर हमसे अटेम्प्ट नहीं भी होने होते हैं तो भी इनमें टाइम वेस्ट नहीं होता है हमारा। उसके बाद मैं अर्थमेटिक स्किप करती थी एंड लास्ट में ही अटेम्प्ट करती थी। एंड उसके बाद देखिए आप यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं ये अर्थमेटिक के बाद में दिए हुए हैं, तो अगर आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे दोगे जो आपके श्योर शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले ऐसे ही टॉपिक्स को अटेम्प्ट करती थी जिसमें मैं डेफिनेटली मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में भी डिपेंड करता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन केसलेट डीआई है या फिर टेबल डीआई है या कैसा डीआई है। एंड ये चीज़ें आप जब बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे तो आपको क्लियर होगा कि आपको क्या पहले अटेम्प्ट करना है एंड क्या बाद में अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे सामने आता है वो रीजनिंग सेक्शन होता है। रीजनिंग सेक्शन बहुत ही ट्रिकी होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आप फोकस्ड होकर नहीं करोगे, जैसे कि पजल्स। सो जैसे यहाँ पे देखो ये जैसा पेपर है ना, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है रीजनिंग में ये क्वेश्चन ही पजल का क्वेश्चन है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो यू हैव टू अवॉइड दिस मिस्टेक। पजल्स के क्वेश्चन में बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं होती है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे एंड बहुत हाई चांसेस होती हैं कि अगर आपका एक क्वेश्चन नहीं बना तो इस प्रेशर की वजह से जो आपका बाकी का पेपर है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपको क्या चीज़ पहले अटेम्प्ट करनी है एंड क्या बाद में करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे सामने ये पेपर होगा तो मैं पहले क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करूँगी। देन इसके बाद जो क्वेश्चन है ये मैं अटेम्प्ट करूँगी बिकॉज़ ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कोडिंग डिकोडिंग का। देन उसके बाद फिर से पजल है, आई विल स्किप दिस। देन उसके बाद सिलॉग्स का क्वेश्चन है। सिलॉग्स का क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जिसमें कि आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। ऑलराइट, सो आपको रीजनिंग सेक्शन में ऐसा ही अप्रोच रखना है कि पहले जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लाइक इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, इन क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करो एंड पजल्स को आप बाद में अटेम्प्ट करो। रीजनिंग और क्वांट सेक्शन में मेंस एग्ज़ाम में जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले पूरा पेपर गो थ्रू करो एंड आप देखो कि आप क्या चीज़ है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बिकॉज मेंस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ़ भी होते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं। तो अगर हम टफ़ क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो जो क्वेश्चंस इजी हैं वो भी मिस हो जाएंगे एंड ये चीज़ हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो मेंस एग्ज़ाम में इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम इनफ होता है। तो सारे क्वेश्चंस में पहले गो थ्रू करिए एंड जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें अटेम्प्ट करिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी क्वेश्चंस मेंस एग्ज़ाम में ट्राई कर रहे हो वो आप ऐसे करो कि जस्ट इन केस अगर आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओ तो भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मेंस एग्ज़ाम में हमारा एक और सेक्शन होता है विच इज़ जीए सेक्शन। तो जीए सेक्शन में हमारे पास टाइम बहुत होता है एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सिर्फ 50 होते हैं एंड वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तो इस सेक्शन में बहुत हाई चांसेस होती हैं कि आप क्वेश्चंस गलत करो। तो इसलिए आप जब जीए सेक्शन को अटेम्प्ट करते हो तो आपको जो फर्स्ट गो में क्वेश्चंस समझ में आए, जो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि ये करेक्ट होगा, आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। एंड अगर आप क्वेश्चंस को बार बार गो थ्रू करोगे एंड आप ये सोचोगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उस चीज़ में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। एंड मैंने खुद ये गलती की हुई है कि मैंने एग्ज़ाम में बहुत सारे मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते थे बट स्टिल मैंने बार बार गो थ्रू करके एंड क्योंकि हमने रीसेंट न्यूज़ पढ़ी होती है एंड उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं तो हर क्वेश्चन देख के हमें ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है। बट यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग एंड आपको जो क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
फिनिशिंग द पेपर, तो जब एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो जाता है एंड हम सबमिट बटन दबाते हैं, उसके बाद हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस शो करता है कि हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, एंड वहीं से हमारे स्पेक्यूलेशंस स्टार्ट हो जाते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हैं, लास्ट ईयर कितने सेफ अटेम्प्ट्स थे एंड ये एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। एंड फिर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स को देख के बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आगे भी बैंक एग्ज़ाम्स हमारे ऑल डे अराउंड कोई ना कोई एग्ज़ाम होता ही रहता है। तो अगर हम इस स्पेकुलेशन में रहेंगे तो फिर हमारे लिए पढ़ाई पे फोकस करना मुश्किल होगा। एंड इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी होता है कि अगर हम ये सोच लेते हैं कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स देख के कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो हम उस वजह से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम अपनी आगे की मेंस की या इंटरव्यू की या जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द फैक्ट कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो आप उस दिन वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाए या नहीं कर पाए। हमेशा ये देखना चाहिए पेपर कितना भी अच्छा हो, बिकॉज़ अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपको हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए कि उस पेपर में कितना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था। एंड मैं ये चीज़ हमेशा करती थी कि मैं एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद उस दिन घर पे जाके जो भी चीज़ें मुझे एग्ज़ाम में समझ में आती थी कि मुझे और करनी चाहिए थी, या कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ पे मैं अटक गई थी, जो भी चीज़ें मुझे और करनी चाहिए थी वो मैं हमेशा नोट डाउन कर लेती थी, एंड उसके बेसिस पे मैं अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी। सो ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी ताकि आप भी जो एग्ज़ाम टाइम की जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें मिनिमाइज़ कर सको। फाइनल रिज़ल्ट, तो IBPS PO का एग्ज़ाम हर ईयर 1 अप्रैल को आता है, एंड इस ईयर भी 1 अप्रैल को ही आया था। एंड आई वॉज़ ईगरली वेटिंग कि 1 अप्रैल कब आएगा और पता चलेगा कि इस बार सिलेक्शन हुआ है या फिर वही सेम डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो उस दिन मतलब अंदाज़ा नहीं था कि किस टाइम रिज़ल्ट आएगा। मोस्टली शाम को ही रिज़ल्ट आता है, तो मैं आराम से 9-10 बजे सो के उठी थी, एंड बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि रिज़ल्ट आ गया होगा। एंड व्हेन आई चेक माय फ़ोन, तो मैंने देखा कि वो जो नोटिफिकेशन आता है IBPS का कि रिज़ल्ट विल बी डिस्प्लेड इन सम टाइम, वो नोटिफिकेशन आ चुका था। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया, मतलब ये तो शाम को आने वाला था, मुझे अभी दिन भर वेट करना था। तो फिर उसके बाद वो हुआ। एंड यूजुअली कैसा होता है कि वो नोटिफिकेशन आने के बाद भी 2-3 घंटे बाद रिज़ल्ट आता है, बट उस दिन ये नोटिफिकेशन आया एंड उसके जस्ट आधे 1 घंटे में फाइनल रिज़ल्ट आ गया। एंड जब मैंने वहाँ पे देखा कि यू आर फाइनली सेलेक्टेड इन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ वो फीलिंग कैसी थी। एंड आई वॉज मतलब मोस्टली लोग होते हैं जो बोलते हैं कि बताया, चिल्लाया, बट मेरा ऐसा था मैं रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। आई डेंट टेल एनी वन फॉर द नेक्स्ट 2-3 आवर्स, एंड मैं खुद से ही लेके बैठी हुई थी कि प्रोसेस करने में उतना टाइम लग रहा था कि ओके दिस इज़ हैपेंड, फाइनली आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे। एंड आफ्टर 2-3 आवर्स जब मैंने खुद इस चीज़ को प्रोसेस कर लिया कि मैं 2 साल से सोच रही थी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और अब फाइनली मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, उसके बाद फिर मैंने बाकी सबसे ये चीज़ शेयर की, एंड एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। So this brought back so many memories of the exam day. I hope it will help you in your preparation. To test your preparation, you can take the Unacademy test series and use the code CTWT to avail 10% discount. So that's a wrap for today. All the best to all the aspirants.